हाय एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, जो कि है आपका पीपल एज अ रिसोर्स। और ये वीडियो में थोड़ा डेडिकेट करने वाला हूँ कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे, जैसे शांति, अंशु, आयुष, निशांत, कोमल, नंदिता, आर्या, दिया, वंशिका, साहिल, निशु और ऐसे ही बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियोस वगैरह देखते हैं। मैंने कुछ स्टूडेंट्स का नाम लिखा है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। और इनफैक्ट जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं भी हैं फिजिकली, उनके लिए भी ये वीडियो डेडिकेटेड है। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स। पहले एक समझते हैं, दो रिसोर्सेज के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। एक होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, दूसरा होता है फिजिकल रिसोर्सेज। स्टार्ट हम फिजिकल रिसोर्स से करते हैं। फिजिकल रिसोर्सेज में मैंने बस लैंड लिया है, बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है ना। लैंड है, वाटर है, फॉरेस्ट है, माउंटेन्स है, बट मेजॉरिटी जगह पे मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि फिजिकल रिसोर्सेज को जब आप चेंज करते हो और क्या बनाते हो, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल लाइक फैक्ट्रीज। तो फैक्ट्रीज अधिकतर आप कहाँ बनाओगे, माउंटेन्स पे बनाओगे नहीं, वाटर पे बनाओगे नहीं, आप बनाओगे लैंड एरिया, वो भी प्लेन एरियाज पे, ठीक है ना। तो हम जब फिजिकल रिसोर्सेज में कुछ चेंज करके इसको क्या बनाते हैं, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल बनाने के लिए भी आपको क्या चाहिए, स्किल्स की जरूरत है, ठीक है ना। आप कोई फैक्ट्री का क्रिएशन ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, है ना। कुछ स्किल्स, कुछ एबिलिटीज आपको चाहिए, कुछ एक्सपर्टीज आपको चाहिए, ठीक है। उसे ही हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या एग्जांपल हो गया, लाइक यू, जो आप लोग सभी स्टूडेंट्स हैं। अब आप में कोई स्किल्स ऐड हो जाए, कोई एबिलिटी आ जाए, या फिर आप किसी एरियाज में स्पेशलाइज, एक और वर्ड हो सकता है स्पेशलाइज्ड, है ना, स्पेशलिस्ट जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो आप किसी एरिया में एक्सपर्टीज हो जाए तो आप क्या कहलाते हैं, एक ह्यूमन कैपिटल कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर्स बन गए, तो वो क्या कहलाते हैं, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बार बार हमें याद रखना है, और ये कैसे होता है यही हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है। यानी एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल का क्रिएशन हम कैसे कर सकते हैं, यही पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है। यानी पीपल को हम एज अ रिसोर्स कैसे बनाए, किस तरीके से बनाए, यही पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, आपके बुक्स में दो स्टोरीज दी हुई हैं, कुछ पार्ट्स मैंने भी ले लिए हैं। पहला जो स्टोरी दिया हुआ है शकल का दिया हुआ है, ठीक है। ये 20 ईयर ओल्ड बॉय है, इनकी मदर जो है वो डोमेस्टिक कोर्स में हेल्प करती हैं, काम करती हैं। फादर बूटा चौधरी है, जो कि एग्रीकल्चरल फील्ड में वर्क करते हैं। शकल क्या करता है, अपनी मदर का हेल्प करता है, और साथ में जो उनके यंगर ब्रदर एंड सिस्टर है, उनके साथ उनको लुक आफ्टर भी करता है। नेक्स्ट है, उनके जो अंकल थे वो, उनकी डेथ हो चुकी है, वो पास्ट अवे हो चुके हैं। सिस्टर जो है वो शकल को पढ़ाती हैं, ठीक है। और उसने कोई स्कूल ज्वाइन किया है। उसने क्या किया, फिर उस स्कूल से सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी पास आउट करने के बाद उनके फादर ने उनके लिए लोन लिया, और वो कंप्यूटर का कोई कोर्स करने लगा, जिसके बाद उस कोर्स को करने के बाद, प्रोग्रामिंग का कोर्स था, उस कोर्स को करने के बाद उसे एक जॉब लग गई, और जॉब लगने के बाद उसने एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जिसके वजह से उनको उनके बॉस ने क्या दिया, प्रमोशन दिया। दूसरी तरफ एक विलास की स्टोरी है, सेम ही गांव का है, वो भी 11 ईयर ओल्ड बॉय है। उसके फादर महेश, जो कि फिशरमैन है, फादर की भी डेथ हो चुकी है जब विलास 2 ईयर का था, ठीक है ना। मदर जो है गीता, वो क्या करती है, फिश सेल करती है, और उनको जो पर डे मिलता है वो 150 रुपीज ही मिलता है। विलास जो है वो अर्थराइटिस का पेशेंट है, ठीक है ना, और उसने कोई स्कूलिंग नहीं की है, ठीक है। और उसका जो भाई है, उसको वो उसका देख रेख वगैरह करता है। हेल्प मदर इन कुकिंग, मदर को हेल्प कर रहा है कुकिंग में। मदर भी क्या रहने लगी है, बीमार रहने लगी है। अब मदर बीमार रहने लगी, तो अब जो विलास था उसे सेल, मतलब फिश को सेल करना पड़ा। यानी जो काम उसके फादर करते थे, फादर के बाद वाइफ करती थी, वाइफ के बाद फिर अब वो काम जो कर रहा है वो उनका बच्चा कर रहा है। अब हमें इन दो स्टोरी से सीखना क्या है, समझना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है, दोनों के जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने लिख दिया है। फर्स्ट है हेल्दी, शकल क्या है, हेल्दी है, और विलास जो है उसे अर्थराइटिस है। इसके पास एजुकेशन है, उसने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डिग्री ले ली है। इसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, और इसको इसी डिग्री के बेसिस पे क्या मिल गया, एक जॉब मिल गया। और ये आज भी अपने मदर वाला ही वर्क क्या कर रहा है, जो उनकी मदर करती थी, इनफैक्ट उनके फादर भी करते थे जब ये 2 ईयर ओल्ड बच्चा था, तो ये भी वही काम कर रहा है, ठीक है। तो इससे जानने को हमें क्या मिल रहा है, अब वो पढ़ना है, और वही रीजन है।
ठीक है ना। अगर उसी चीजों पे हम ध्यान दें तो हम भी क्या बन सकते हैं, एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल बन सकते हैं, जैसे शक्ल बन गया। ठीक है, चलिए, यानी कि मैंने यहां लिखा है वही जो आपके मेजर पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, वो क्या देते हैं आपको, हाई रेट्स ऑफ रिटर्न देते हैं फ्यूचर में। सेकंड, जापान का एक एग्जांपल दिया हुआ है, जापान के पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, देन आफ्टर भी उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा जो इन्वेस्ट किया वो अपने ह्यूमन रिसोर्स पे किया, एजुकेशन और हेल्थ पे, और आज जापान एक डेवलप कंट्रीज में उनका नाम आता है। ठीक है ना। और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो मैं बताऊंगा जापान के बारे में, जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, आपके काम ही आएगा। जैसे जो उनके स्कूल्स होते हैं ना, तो उनके स्कूल्स में जैसे 5 आवर 6 आवर की स्टडी होती है, जैसे हमारे यहाँ होती है। उसके बाद क्या होता है ना, वहां वर्कशॉप्स बने हुए हैं, यानी कि वर्कशॉप में क्या होगा, आपको जाके वर्क करना होगा। आप बात समझो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, आप पढ़ोगे आगे जाके एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। बहुत सारे लोगों के पास डिग्रीज तो हैं लेकिन जॉब्स नहीं है। क्यों? डिग्री के बेसिस पे ही सिर्फ वर्क नहीं किया जा सकता, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। तो इन बच्चों को क्या किया जाता है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो 6 और 7 क्लास का कोई बच्चा, या मान लो 9th का ही लेते हैं एग्जाम्पल 9th का ही ले लेता है, 9th को ही पढ़ाया जा रहा है। तो 9th का जो स्टूडेंट है ना, वहां पे क्या कर रहा है, आफ्टर स्कूलिंग उसे वॉच मेकिंग का काम दिया गया है। वो सीख रहा है, वॉचेस को कैसे बनाना है, और बाद में वो वॉचेस को ठीक करेगा या क्रिएट करेगा तो उसको पेमेंट भी मिलेंगे। यानी आप स्कूल भी जा रहे हो, साथ साथ वर्क भी कर रहे हो। आप खुद सोच के बताओ कि जब आप 9th में हो या 8th में हो, तो 8 क्लास से लेकर 12th क्लास तक आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा उस काम को करने का। आप वैरायटी ऑफ वर्कशॉप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ उसी काम में भी है तो आपको कितना एक्सपर्टीज हासिल हो जाएगा। तो ये वहां के स्कूल्स वगैरह में किया जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज है, यहाँ भी होनी चाहिए। ठीक है ना। इसीलिए वो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो है ना, बहुत इजीली बना लेते हैं और बहुत कम उम्र में ही बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है। इंडिया में क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज पे इतना एम्फेसिस नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे जो डिग्री होल्डर्स हैं वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन। तो इसमें फर्स्ट है, ये आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है जिसे हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लाइक एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, ठीक है ना, जो हमें नेचर से मिला है। इसे प्राइमरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बेस क्रिएट करता है अदर प्रोडक्ट्स का। ठीक है ना, क्या क्रिएट करता है, बेस क्रिएट करता है। एक सेकंड इसे यहां समझिए, अगर आप ABCD नहीं सीखते तो आज आप सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर पाते, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं सीखते तो आज आप मैथ सॉल्व नहीं कर पाते। यानी जो ये बेसिक नॉलेज है ना, जो आप 10 तक लेते हैं, इसी के बाद आप क्या करते हैं, इस पे पिलर्स बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए वैसे ही सेम प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो हैं ये क्या क्रिएट कर रहे हैं, बेस क्रिएट कर रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं उसका बेस क्या है, प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, सेकंड है आपका, और इसको एग्रीकल्चर सेक्टर पूछा जाए क्यों कहा जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी सेक्शंस क्या है, एग्रीकल्चर का है, माइनिंग भी है, फिशिंग भी आपका इसी में आता है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो कहां से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है, इसलिए इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी हम कहते हैं। सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्टर। इसमें क्या किया जाता है, नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज किया जाता है अदर प्रोडक्ट्स में, या फिर आप बोल सकते हो फिनिश्ड गुड्स में। ठीक है ना, जैसे आप मान लो, देख लो यहाँ पे एग्जांपल दिया, जैसे कॉटन आप प्लांट से लाए, उसके बाद आपने उसको शर्ट में चेंज कर दिया, आयरन और लेके आप आए, उसको बाद में आपने कार बना दिया। ठीक है ना, तो जो ये चेंज कर रहे हैं उसी प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ठीक है, और इसका एक और नाम क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब देखो बहुत सारे, जैसे मान लो मैं वीट लेके आया हूं अपने खेतों से, उसको मैं फ्लोर में चेंज कर सकता हूं, तो बोलोगे सर ये काम तो इंडस्ट्री में हो नहीं रहा है। मेजॉरिटी जो चेंजेस का काम हो रहा है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है वो इंडस्ट्रीज में होता है, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। थर्ड इज टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर का क्या है, एड और हेल्प प्रोवाइड करना। किसको प्रोवाइड करना, प्राइमरी सेक्टर को भी और इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी। देखते हैं एग्जांपल, जैसे लाइक ट्रांसपोर्टेशन। अब फार्मर को अपना गुड्स को भेजना है, जो भी उसने प्रोड्यूस किया है, ठीक है ना, उसे कहां भेजना है, इंडस्ट्री में। मान लो वीट को वो भेज रहा है ना, कहां भेज रहा है, इंडस्ट्री में भेज रहा है। तो कैसे भेजेगा, बाय ट्रांसपोर्टेशन। फिर इंडस्ट्रीज में जो क्या बना, फ्लोर बना।
फ्लोर को कहाँ भेजना है आपको, फ्लोर बना के फिर उसको पैकेजिंग की, उस पर ब्रांडिंग की, उसे फिर आप कहाँ भेजोगे, मार्केट भेजोगे, तो किस चीज की जरूरत है, ट्रांसपोर्टेशन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। टर्शरी सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है, ठीक है ना, इसमें वेराइटीज ऑफ आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे। एग्जांपल जैसे एक लोन का भी ले लो, इन्हें भी लोन की जरूरत है, फार्मर्स को, इंडस्ट्रीज को भी लोन की जरूरत पड़ती है, तो दोनों जगह ये हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एन नंबर ऑफ थिंग्स है। दीज एक्टिविटीज एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम, इनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। साइड में हम थोड़ा समझ लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते किसे हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम बोलते हैं जिसमें मोटिव क्या हो, प्रॉफिट अर्न करने का, ठीक है ना। लेकिन किसी बच्चे ने बोल दिया सर सैलरी अर्न करेंगे या वेजेस अर्न करेंगे, तो वो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगा। तो इसीलिए आपको एक और लाइन याद रखनी है कि जहां जहां मनी का इन्वॉल्वमेंट हो, क्या हो, मनी का इन्वॉल्वमेंट हो, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कह देंगे। अब नन लगा हुआ है तो ये मत बोल देना कि जहां मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ना हो उसे हम नन इकोनॉमिक एक्टिविटी कह देंगे। यहां पे भी दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, एक होता है लव एंड अफेक्शन एंड दूसरा होता है सोशल वेलफेयर। सपोज आपकी मदर आपके लिए फूड बना रही है, तो क्या आप बदले में उन्हें सैलरी देते हो, नहीं, तो क्या हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा सोशल वेलफेयर, मान लो आपके घर के बाहर कोई कचरा वगैरह फेंका हुआ है, आप गए वहां पे और उसे साफ कर दिया, तो क्या ये जो कचरा आपने साफ किया इसके बदले आपको पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो गया, सोशल वेलफेयर कर रहे हो आप, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये तीनों जो काम हो रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, किस लिए हो रहा है, मनी के पर्पज से, मनी का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर इसको फर्दर डिवाइड किया गया दो एक्टिविटीज में, फिर इसको फर्दर किस में डिवाइड किया गया है, टू एक्टिविटीज में। एक सेकंड में थोड़ा बड़ा कर दूं इसे, ठीक है। फर्स्ट इज मार्केट एक्टिविटीज, ठीक है। मार्केट एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स रेम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म्स एक्टिविटी, यानी यहां पे भी क्या हो रहा है, मनी के इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात हो रही है, जहां क्या या तो आपको पे मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो आप प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं और बदले में आपको पेमेंट मिल रहा है, ये क्या हो गई, मार्केट एक्टिविटी हो गई, ठीक है ना। यानी कहीं बाहर, है ना, मार्केट में आप कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स का, सर्विसेज का, उसे सेल कर रहे हैं, बदले में आपको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट या पेमेंट मिल रहा है, उसे आप क्या बोलते हैं, मार्केट एक्टिविटी। दूसरा क्या है, नॉन मार्केट एक्टिविटी, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। सेल्फ कंजप्शन का मतलब समझोगे सेल्फ यूज, क्या समझोगे, सेल्फ यूज। यानी मान लो मैं अपने खेत से व्हीट लेके आया और उसको मैंने उसका आटा बना लिया, फ्लोर बना लिया और उसको मैं खुद कंज्यूम कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया, नॉन मार्केट एक्टिविटी। यानी ये मार्केट तक चीजें नहीं पहुंची है, उसके बदले में मुझे कोई पेमेंट वगैरह नहीं मिल रहा है। तो यहां मैंने लिख दिया है कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, ये टॉपिक आपका था इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन, तो उसी टॉपिक के अंडर में ही आ रहा है कि मैन और वुमेन कैसा कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। सो फर्स्ट देखिए, मैन को जनरली इकोनॉमिक्स के टर्म में बोला जाता है ब्रेड विनर, ठीक है। ब्रेड विनर मींस वो घर से बाहर जाएंगे, कुछ काम करेंगे और बदले में वो पैसे अर्न करके आएंगे, ठीक है। तो इसे उन्हें ब्रेड विनर बोला जाता है। और जैसे ही वो पैसे लेके आ रहे हैं, अभी आपको मैंने पढ़ाया इकोनॉमिक एक्टिविटी, मनी का इन्वॉल्वमेंट है, तो यानी मेजॉरिटी जो मेंस हैं वो क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, यानी कि जो भी पेमेंट हो रहा है मनी के फॉर्म में हो रहा है, उसे हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको मैं बोलूं कि मैं मनी ही नहीं दे रहा हूं, मान लो आपने मेरे लिए कुछ खाना वगैरह बना दिया कि सर ये अच्छा फूड मैं बनाता हूं, ये आप खा लो, तो मैंने तो आपको कोई पेमेंट नहीं दिया, तो उस चीज को हम नेशनल इनकम में कैसे जोड़ेंगे। अच्छा, आप लोग काफी छोटे हैं, नेशनल इनकम का मतलब क्या है, समझ लीजिए कि आप कंट्री के टोटल इनकम को जोड़ देते हैं, उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। आप फिलहाल इतना समझ के चलिए, 10th में फिर फर्दर इसको आगे पढ़ना है, ठीक है। वुमेन्स का क्या है, वुमेन्स मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, अब ये बात मत बोलने लग जाना कमेंट में कि सर वुमेन इंपावरमेंट करना है, लेकिन पहले के सेंस से देखा जाए तो अधिकतर जो वुमेन्स या इंडिया के भी केस में देखा जाए तो 50% जो अभी भी वुमेन्स है वो डोमेस्टिक कोर्स में लगी रहती हैं, यानी घर के कामों में लगी रहती हैं।
यानी ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उस वर्क के बदले में उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। और ये इंक्लूड नहीं किया जाता है नेशनल इनकम में, मैंने अभी बताया, ठीक है। ऐसे ये बात बहुत गलत है और बहुत सारे मिडिल क्लासेस के घरों में ये सारी चीजें यूज की जाती है कि तुम घर में बैठी हो तो करती ही क्या हो। अगर आप समझो जो भी वो एक्टिविटी कर रही है, जैसे मान लो कुकिंग और वो झाड़ू वगैरह, सब काम का अगर आप पेमेंट जोड़ोगे ना तो 30,000 48,000 से अबव चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, तो डिवीजन ऑफ लेबर हम पढ़ रहे हैं। डिवीजन ऑफ लेबर यानी लेबर मेन और वुमेन्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, ये टॉपिक ये है, डिवीजन ऑफ लेबर। नेक्स्ट है, लेबर मार्केट में देखा जाए, एग्जाम्पल जो कि प्रीवियस यूज हुआ है, गीता जो क्या कर रही थी, फिश को सेल कर रही थी, तो वो क्या है, वो मेजोरिटी जो ये सब काम होता है उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब फिलहाल आप 9th क्लास में यही समझ के चलो, क्योंकि ये भी चीज 10th में पढ़नी है डीपली। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहां रूल्स रेगुलेशन नहीं है, जहां पे पेमेंट आपको अच्छा नहीं मिलता है, ठीक है ना, जहां पे सामने वाला आपसे ज्यादा काम करवाता है और पेमेंट बहुत कम देता है, उसको आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हो। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या समझोगे, ऑर्गेनाइज वर्ड समझ में आ रहा है ना, ऑर्गेनाइज है यानी सारी चीजें सही तरीके से होंगी। जैसे आपके घर में जो अधिकतर जो बॉयज होते हैं वो क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज होते हैं, उनका चप्पल कहीं, जूता कहीं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज होते हैं। तो उसी तरीके से जॉब्स में भी ऑर्गेनाइज होगा, वहां रूल्स रेगुलेशंस होंगे, और अनऑर्गेनाइज है तो वहां पे रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, प्रॉपर पेमेंट नहीं होता, पेमेंट स्ट्रक्चर सही नहीं होता, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। सो एजुकेशन, वुमेन्स की बात हो रही है, अगर वुमेन्स को हम एजुकेशन और स्किल्स दें तो वो ज्यादा अर्न कर सकती हैं। इनफैक्ट बहुत प्लेसेस पे सेम एज अ मेल काउंटर पार्ट, यानी मेल को जितना पेमेंट मिल रहा है और उतना ही कितना मिले, उतना ही वुमेन्स को भी मिल सकता है। अच्छा एक बात बताओ, ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहा हूं अभी, मैंने देखो यहाँ नीचे लिखा है ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादातर होगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो फिर वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन आप एक बात बताओ, कोई डीएसपी है, वो एक डीएसपी मैन है और एक डीएसपी फीमेल है, तो क्या दोनों का पेमेंट स्ट्रक्चर अलग अलग होगा? नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का जॉब है, तो दोनों का पेमेंट सेम होगा। तो अगर उनको प्रॉपर एजुकेशन और स्किल्स दिया जाए तो वो क्या हो सकते हैं, मेंस के काउंटर पार्ट, यानी कि मेंस के बराबर अर्न कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो हमारी महिलाएं हैं या गर्ल्स हैं, वो सब अब हर सेक्टर में जा रही है, लेकिन उनका अभी भी फेवरेट रहता है टीचिंग जॉब और सेकेंड इज बैंकिंग जॉब। ये मैं डाटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है ना, टीचिंग जॉब और बैंकिंग जॉब। उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन वो आपको समझने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। यहाँ मैंने एक चीज दी है, वो आप कमेंट करके बताएंगे। डियर गर्ल्स, चूज ए कैरियर, ठीक है, कौन सा कैरियर आप चूज करना चाहते हैं वो कमेंट करके बताइए, और उसके लिए प्रॉपर आप अपने एजुकेशन और स्किल्स को इंक्रीज कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अर्न कीजिए, ठीक है। फाइनेंशियल, एक बात बस मैं बता दे रहा हूं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होते हैं, वैसे ही क्या होता है, आपको मोर फ्रीडम मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ ए पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन। दूसरी पॉइंट क्या लिखी हुई है, इट डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। इन दोनों से पहले एक बात मैं समझा देता हूं। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को अगर मैं एक एग्जांपल से बताऊं, तो एग्जांपल ले रहा हूं, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, इनके भी 4 बच्चे हैं, ठीक है, एक कॉबलर है, 2 अनएम्प्लॉयड हैं, एक शू मेकर है या बाबर है, ठीक है। तो इनके 4 बच्चे हैं और यहां पे इनके 2 ही बच्चे हैं, एक है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और एक क्या है, मान लो डीएसपी है या आईएएस ऑफिसर है, ठीक है। तो हुआ क्या, यानी पॉपुलेशन ज्यादा होने से कोई जरूरी नहीं है, पॉपुलेशन कम ही हो, पॉपुलेशन लेस ही हो, लेकिन उनमें क्वालिटी हो, उनमें प्रॉपर एजुकेशन हो, वो हेल्दी हो, ये ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना। ज्यादा ये भीड़ रखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है।
तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करता है आपके एजुकेशन, हेल्थ, लिटरेसी रेट्स पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, तो आप देखिए, डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ ए पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है वो आगे हम समझेंगे, ठीक है ना। एंड स्किल्स फॉर्मेशन, कितने स्किल्स है, इससे क्या डिसाइड होता है, ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री। अब जाहिर सी बात है, जो मैंने वहां, ऐसे देखो किसी का जॉब कोई खराब होता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मैं बस बता रहा हूं कि प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर लिटरेसी नहीं होगी तो क्या होगा, उनका जो पेमेंट होगा वो क्या होगा, कम होगा। वही अगर वो प्रॉपर लिटरेट होंगे, उनके पास प्रॉपर एजुकेशन होगा, तो उनका जो पेमेंट स्ट्रक्चर है वो ज्यादा होगा। जैसे जैसे अगर सारे लोगों का पेमेंट स्ट्रक्चर अच्छा होगा, यानी वो अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो वैसे ही तो नेशनल इनकम भी हमारा बढ़ेगा ना, जिसे आप बोलते हो जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। तो जीडीपी कब इंक्रीज होगा, जब सारी पॉपुलेशन अच्छा खासा पैसा अर्न करेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजुकेशन, और सबसे ऊपर में ही हमने पढ़ा है, एजुकेशन और हेल्थ पे हमें फोकस करना है, ठीक है। सो देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल से ही शुरू कर रहे हैं। शकल का जो स्टोरी हमने पढ़ा, ओपन न्यू होराइजन ऑफ लाइफ, न्यू एस्पिरेशन एंड वैल्यूज ऑफ लाइफ। तो उसके बहुत सारे नए नए एस्पिरेशन बने, वो जॉब गया, जॉब में नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया, अब इसके एस्पिरेशंस और बढ़ेंगे, उनको प्रमोशन मिला, प्रमोशन जैसे ही मिला होगा उनको कुछ और नए वर्क मिले होंगे, फिर वो वहां अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो एस्पिरेशंस आपके बढ़ते हैं, ठीक है, वैल्यूज ऑफ लाइफ इंक्रीज होती है। एजुकेशन क्या करता है, ग्रोथ लाता है सोसाइटी में भी। अब आप ही समझ लो, अगर प्रॉपरली सब लोग एजुकेटेड होंगे, है ना, क्या होंगे, प्रॉपरली सारे लोग एजुकेटेड होंगे, तो सोसाइटी में एक अच्छा चेंज आ सकता है ना। और अगर इलिटरेट होंगे तो क्या हो सकता है, उनका फायदा उठाया जा सकता है, उनके इमोशंस का फायदा उठाया जा सकता है, उनसे गलत चीजें करवाई जा सकती हैं, ठीक है ना। और जो इलिटरेट पर्सन होंगे वो चीजों को समझ नहीं पाएंगे, उनके साथ बहुत तरीके के बोलते हैं ना छल, गलत हरकतें वो की जा सकती हैं, उनको बेवकूफ बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, और जितना ज्यादा एजुकेटेड ग्रुप रहेगा उतना अच्छा सोसाइटी डेवलप करता है, सिविलाइज बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनहेंसेस द नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। तो नेशनल, अभी मैंने यहाँ बताया जीडीपी इंक्रीज करेगा, सभी लोग अच्छा अर्न करेंगे तो जीडीपी हमारी इंक्रीज होगी। कल्चरल रिचनेस आएगा, क्योंकि आप एजुकेटेड हैं, आप अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, तो कल्चरल रिचनेस भी इससे आता है। और गवर्नेंस में भी एफिशिएंसी बढ़ती है। एजुकेटेड क्लास है तो वो जब वोट देने जा रहा है तो वो प्रॉपर वोट सही तरीके से देगा, प्रॉपर चीजों का डिमांड करेगा कि हमें एजुकेशन में आप एक्सपेंडिचर बढ़ाइए, एजुकेशन में ज्यादा खर्च कीजिए, नए नए हॉस्पिटल्स बनाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाइए, ठीक है। तो ये सारे डिमांड्स कौन करेगा, एजुकेटेड क्लास करेगा। इलिटरेट पर्सन ये सारे डिमांड्स नहीं रख सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन स्पेशली फॉर गर्ल्स, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेस यानी सारे लोगों को क्या होना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ बात गर्ल्स की हो रही है, देना सभी को है। आप जानते हो एक राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट ही बनाया जा चुका है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के लिए, लेकिन स्पेशली ध्यान दिया गया है कि गर्ल्स के लिए यूनिवर्सल एक्सेस हो, यानी सारी गर्ल्स एजुकेटेड हो। सेकंड, रिटेंशन, उनको रोकने की कोशिश हो स्कूल्स में, ठीक है ना, यानी कि वो कुछ क्लासेस तक पढ़ी, उसके बाद उनको ड्रॉप आउट्स ले लिया या वो बाहर निकल गई स्कूल एजुकेशन से, नहीं। तो एलिमेंट्री एजुकेशन और उनके क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन में ही आपको क्वालिटी को इंक्रीज करना है ना। जो आपने पढ़ा, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, बेस आपका मजबूत रहेगा तो ऊपर कैसे भी पिलर्स बन जाएंगे। बेस अगर मजबूत नहीं रहेगा तो ऊपर का जो छत है वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आपको क्लास 1 to 10 पे ज्यादा फोकस करना होता है, ठीक है, बेस मजबूत करने के लिए। नवोदय विद्यालय ओपन किए गए। नवोदय विद्यालय आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते तो आप समझिए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है, यहाँ आपको कुछ पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। मेरे बहुत सारे बैचमेट्स नवोदय स्कूल में रहे हैं, ठीक है ना। हर चीज का प्रॉपर एक्सपेंस आता है, आपके साबुन का, आपके टूथब्रश का, सब चीज का खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, ठीक है ना। आई थिंक क्लास 6 से यहाँ एडमिशन होता है। तो ईच डिस्ट्रिक्ट में क्या है, नवोदय विद्यालय ओपन किए गए हैं। वोकेशनल स्ट्रीम्स स्टार्ट की गई हैं, जिससे क्या हो, बहुत सारे लोगों का नॉलेज और वोकेशनल रिलेटेड ये वोकेशन से, ठीक है ना, आपकी वोकल एबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं, ठीक है, तो जिससे आपके नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाया जाए। लिटरेसी रेट देखा जाए तो 18% था 1951 में, बाद में ये बढ़ के कितना हो गया, 85%। ये ओवरऑल इंडिया की बात हो रही है। 85% 2018 में हमने अचीव किया है, क्या, लिटरेसी रेट। लिटरेसी क्या होता है, या लिटरेट पर्सन किसे कहेंगे,
द पर्सन हु इज एबल टू रीड एंड राइट, है ना, पढ़ भी सके और लिख भी सके, उस पर्सन को हम लिटरेट बोलते हैं। ठीक है, लिटरेट पर्सन एंजॉय देयर राइट्स एंड द परफॉर्म द ड्यूटीज। अब जो पढ़ा लिखा होगा वही तो अपने राइट्स मांगेगा ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे राइट्स लिखे हुए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मैं अपनी बात सही तरीके से रख सकता हूं। अगर वो लिटरेट ही नहीं होगा, पढ़ाई लिखा नहीं होगा, तो वो अपने राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकता है। सेकंड चीज, राइट्स के साथ आपको ड्यूटीज भी मिलती हैं। जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हुए हैं, उसी तरीके से आपको फंडामेंटल ड्यूटीज भी मिले हुए हैं। तो आप अपने ड्यूटीज को भी क्या करते हो, परफॉर्म करते हो। ठीक है ना, क्योंकि आप एक अच्छे सिटीजन हो, एजुकेटेड सिटीजन हो, तो आपको ड्यूटीज को भी परफॉर्म ईमानदारी से, ऑनेस्टी से करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 में सेंसस हुआ है, तो सेंसस के हिसाब से लिटरेसी रेट देखा जाए 94% है केरला में और 62% है बिहार में। अब देखो ये 2011 का सेंसस है, 22 में होना था लेकिन नहीं हुआ ड्यू टू कोविड। ठीक है, और भी कुछ कुछ रीजंस रहे हैं, लेकिन फिर सेंसस होगा तो पता चलेगा कि हम यानी बिहार के जो लोग हैं वो लिटरेसी रेट में कितना आगे बढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सर्व शिक्षा अभियान। ये चलाया गया कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन में 6 ईयर्स से लेकर 14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उन सभी को यूनिवर्सल एक्सेस मिले, यानी कि एजुकेशन सबको मिले, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो। ठीक है, नेक्स्ट इज मिड डे मील। अब हो क्या रहा था ना, मैं एग्जांपल बताता हूं। अच्छा, ये गवर्नमेंट स्कूल्स में, यानी प्राइवेट में जाकर डिमांड करने लगना कि फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, मुझे भी एडमिशन चाहिए गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए। अब ध्यान से समझना इस चीज को। ये मिड डे मील स्टार्ट क्यों किया गया उसके लिए बता रहा हूं। मान लो कोई बच्चा है, वो गवर्नमेंट स्कूल में 5 क्लास में पढ़ रहा है। ठीक है, इनके जो पेरेंट्स है वो बहुत गरीब हैं, इसलिए तो गवर्नमेंट स्कूल में डाला है। अब इनके जो पेरेंट्स हैं, अगर ये बच्चा इनके साथ होता तो ये दिन का 100 रुपया अर्न कर लेता। सिर्फ ये बच्चा इन पेरेंट्स के साथ होता तो कितना अर्न करता, 100 रुपया अर्न कर लेता, और इस 100 रुपए से इनका रात का खाना बन जाता, या इस बच्चे के बारे में सोचा जाता, इस बच्चे के खाने के बारे में सोचा जाता। तो स्कूल्स ने क्या किया, आप बोला कि जितने देर ये हमारे पास रह रहा है ना, उस हिसाब से, उसके क्वालिटी के हिसाब से हम इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड कर देंगे। बात आप ये भी समझो, बहुत सारे जो पुअर फैमिलीज होते हैं वो अर्न तो 100 रुपया करते हैं। मान लो उस बच्चे ने 100 रुपया अर्न किया, क्या 100 रुपए के लेवल का खाना वो खिलाएंगे? क्योंकि गरीब है तो वो पैसे को सेव करते हैं, और इससे जो वो फूड खाते हैं, फूड का जो कंजप्शन करते हैं, उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है ना। उससे क्या होती है, क्वालिटी काफी खराब होती है। तो ये सारे जो बच्चे होते हैं ना, अब ये सारे भी डाटा आए हैं कि उनके हाइट्स क्या हो जा रहे हैं, स्टंटेड। आप देखोगे पिछले 10 से 15 सालों में जो बच्चों की हाइट्स हुई है वो काफी डिक्रीज हुई है। ठीक है ना, क्यों? बचपन से लेके एक अच्छे एज तक, 14, 15, 16 ईयर्स तक उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिला। ठीक है ना, और उसमें भी अगर मैं बोलूं तो प्रोटीन रिच डाइट नहीं मिला है। इसी वजह से क्या हुआ, बच्चा स्टंटेड रह गया, छोटे हाइट का रह गया, या और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए। ठीक है ना, न्यूट्रिशन से रिलेटेड। तो एक और बात समझो, इसीलिए बाद में गवर्नमेंट स्कूल में एग्स और मिल्क प्रोवाइड भी किया जाना शुरू किया गया कि प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाया जाए। दाल वगैरह मिलती है, खिचड़ी वगैरह बनता है, दाल वगैरह इसलिए क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा हमें बच्चे को खिलाना है। वही आपका प्रॉपर माइंड ठीक करता है, बॉडी स्ट्रक्चर ठीक करता है। ठीक है ना, तो प्रोटीन रिच फूड बहुत जरूरी है, मैगी चाउमीन मत खाइए। ठीक है, तो मिड डे मील इंकरेज किया गया, क्यों? अटेंडेंस के लिए, रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन। रिटेंशन यानी बच्चों को स्कूल में ही रुकना है, जब तक वो आएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो स्कूल ओपन करने का कोई बेनिफिट नहीं है। इंप्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। बहुत सारे पुअर फैमिली से ही बिलोंग कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर फूड नहीं खा रहे हैं, न्यूट्रिशनल फूड नहीं खा रहे हैं, तो स्कूल उनको न्यूट्रिशनल फूड भी प्रोवाइड करेगा और पढ़ाएगा भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें की गई हैं एजुकेशन को सही करने के लिए, एजुकेशन सेक्टर इंडिया में सही करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्थ। तो हेल्थ से पहले एक डेफिनेशन है, ये WHO के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ये आपके बुक्स में नहीं होगा। वो क्या बोलता है WHO कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, है ना, जो पूरी तरीके से फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग हो, उसे हम हेल्दी पर्सन कहेंगे। ठीक है, एक और मैं मिसकंसेप्शन दूर कर दे रहा हूं। जैसे मान लो कोई बोलता है कि सर
कोई बच्चा है वो फिजिकली ठीक है, मेंटली ठीक है, लेकिन वो किसी से बात ही नहीं कर रहा है, सोशलाइज ही नहीं कर रहा है। अब सोशलाइज का करने का मतलब ये नहीं है कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम खोल के बस बैठे रहिए, नहीं, वो सोशलाइजेशन नहीं है। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकली लोगों से मिलिए आप, ठीक है ना, उससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। सो सिर्फ मेंटल और फिजिकल होना जरूरी नहीं है, सोशल होना भी आपका बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या है, एक सोशल बीइंग है, ठीक है। आप अगर एक ही रूम में कैद में रहेंगे तो आप मेंटली रिटार्डेड हो जाएंगे कुछ समय में, ठीक है। तो सिर्फ डिजीज का ना होना आप हेल्दी नहीं कहला रहे हैं, ठीक है ना। जैसे बहुत लोग बोलते हैं सर मैं फिजिकली फिट हूं, ठीक है ना, या इनफैक्ट बहुत सारी गर्ल्स जो हैं काफी दुबली पतली रहती हैं, तो वो बोलती हैं कि मैं फिट हूं। देखो फिजिकल फिटनेस का भी कुछ पैरामीटर है कि आप कुछ वेट्स लेके अप एंड डाउन कर सकें, है ना, आप रनिंग थोड़ी बहुत कर सकें, है ना, रनिंग, साइकिलिंग, ये सारी चीजें कर सके तब आप फिजिकली फिट हैं। सिर्फ पतला दुबला होना फिजिकल फिट नहीं कहलाता है, ठीक है ना। मेजॉरिटी के गर्ल्स में देखा गया है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं, ठीक है। फिट होने का मतलब है कि बहुत तरीके की जो फिजिकल वर्क है वो आप कंप्लीट कर सकें, तो आप फिजिकली फिट कहलाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जो किताब में आपके डेफिनेशन दिया हुआ है, समझाया हुआ है, पोटेंशियल एंड एबिलिटी टू फाइट इलनेस। जो इलनेस से फाइट कर सके या जो पर्सन फाइट कर सक रहा है वही पर्सन क्या कहलाएगा, हेल्दी पर्सन कहलाएगा, ठीक है। अब एक नॉर्मल एग्जांपल से पहले समझ लो, कोई हेल्दी पर्सन है वो 16 आवर्स तक वर्क कर रहा है क्योंकि वो हेल्दी है। अगर कोई अनहेल्दी पर्सन होगा तो वो 6 आवर्स ही वर्क, यानी कि अगर मैं किसी कंट्री के एस्पेक्ट से बात करूं, किसी कंट्री में अगर ज्यादा अनहेल्दी लोग होंगे तो वो लोग बहुत कम वर्क करेंगे, वर्क का जो टाइमिंग होगा वो कम हो जाएगा। सिर्फ टाइमिंग से ही हम नहीं जोड़ सकते, उनकी एफिशिएंसी भी कम होगी, ठीक है ना, क्या होगी, उनकी एफिशिएंसी भी बहुत कम होगी। मुझे ये चीज अजीब लगती है, ये चीजें भी चेंज होनी चाहिए इंडिया में। जैसे बहुत जगह पे क्या है ना, जैसे फिक्स किया हुआ है कि 8 आवर्स ऑफ वर्क ऑफिसेज में। मान लो मैं भी कहीं जब बैंक्स वगैरह में काम करता था कि 6 to 8 आवर्स आपको रहना है। अगर मेरे डेस्क का जॉब, मेरा जो आज का काम है, अगर मैं उसे 5 आवर्स में कंप्लीट कर रहा हूं तो मैं 3 आवर्स वहां पे क्यों बैठूं, उससे तो कोई एफिशिएंसी जनरेट नहीं हो रही है। तो ये भी एक वर्क कल्चर खराब है इंडिया में, थोड़ा इस बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर 5 आवर्स, अब बहुत दो टाइप के आपको लोग मिलेंगे, एक है कि वो 10 घंटे काम करेंगे और उनका जो आउटपुट निकल रहा है वो सिर्फ 4 आवर्स का निकल रहा है या 5 आवर्स का निकल रहा है। एक पर्सन है वो 5 आवर का काम करेंगे और 4 आवर का आउटपुट निकालेंगे। तो ज्यादा बेटर पर्सन ये हुए ना कि गए हैं स्ट्रिक्टली अपना काम किए और निकल गए, लेकिन उनको निकलना नहीं दिया जाता है, उनको ऑफिस में ही स्टोर करके रखा जाता है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो अनहेल्दी पर्सन रहेगा, कंट्री में ज्यादा अनहेल्दी पर्सन रहेंगे तो वो वर्क भी अच्छा नहीं कर पाएंगे आवर्स के फॉर्म में और एफिशिएंसी भी उनकी अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है। जैसे आप ही लोगों को, आप स्टूडेंट हो, फीवर हो जाता है या कफ है, कॉमन कोल्ड वगैरह हो जाता है, तो आपको पढ़ने का इच्छा नहीं करता है, आप पढ़ नहीं पाते हो, आप लिख नहीं पाते हो अच्छे से, सेम केस है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हेल्थ को लेकर गवर्नमेंट ने क्या किया वो देखते हैं। नेशनल पॉलिसीज बनाई गई, इंप्रूव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि चाहे गरीब हो, चाहे पुअर हो या रिच हो, उनको प्रॉपर हेल्थ केयर मिले, इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह ओपन किए गए हैं, ठीक है ना। फैमिली के वेलफेयर के बारे में, उनके फैमिली के वेलफेयर के बारे में सोचा जाए तो बहुत सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में, तो उनके फैमिली का भी एक हेल्थ पैकेज मिलता है, ठीक है ना, कि आपके घर में कोई बीमार है आप इस जगह पे इलाज कीजिए, जो कंपनी है या जो गवर्नमेंट है वो आपका पेमेंट कर देगी, ठीक है ना। न्यूट्रिशनल सर्विसेज चलाई गई SC STs के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया गया। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी जो आपने ऊपर पढ़ा है वो नहीं है, ठीक है, ये क्या है ऐसे समझ लो, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि पढ़ना नहीं होता है। टर्शरी में जैसे आ जाता है आपका एम्स, ठीक है, टर्शरी सबसे बड़ा होता है, प्राइमरी सेकेंडरी फिर टर्शरी, तो टर्शरी में आ गया आपका एम्स। सेकेंडरी भी होता है, सेकेंडरी वाला जो होता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां आप ECG वगैरह करवा सकते हो। प्राइमरी में क्या होता है, इम्यूनाइजेशन, समझते हो ना, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन का मतलब जो टीका वगैरह लगवाना है तो ऐसे जगह पे आप जा सकते हो, यानी ये हायरार्की है, प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर टर्शरी, ठीक है ना। यहाँ पे छोटी मोटी चीजों का इलाज होगा, फिर यहाँ उससे बड़ा, फिर यहाँ उससे बड़ा, यहाँ सबसे बड़ा मतलब यहाँ बड़े से बड़े जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, ये सारी बीमारियों का इलाज यहाँ पे होता है। और साथ में यहाँ पे
एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। एम्स वगैरह में जाके देखोगे तो वहां बच्चे पढ़ भी रहे हैं और साथ में साथ हॉस्पिटल भी चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। पहले आप समझ लो मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। मोर्टेलिटी रेट का मतलब ही है, उसी को कहते हैं डेथ रेट, ठीक है ना। यानी पर 1000 में मान लो मैं बोल रहा हूं 400 लोग मर गए एक साल में, इन ईयर, उसको हम क्या बोल देते हैं, ये एग्जांपल है, उसको बोलते हैं मोर्टेलिटी रेट। अब एक वर्ड आ गया क्या, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब जो बच्चा 1 ईयर से छोटा हो, जो बच्चा क्या हो, 1 साल से छोटा हो, और अगर वो डेथ कर जा रहा है, मान लो यहाँ पे डाटा भी दिया हुआ है, कितना है 147 1951 में, यानी पूरे साल में 147 बच्चे हमारे कंट्री में पर 1000 पे मर जाते थे, ठीक है। तो कितना, इससे क्या पता चल रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं, अगर वो डेथ उनकी हो जा रही है, यानी कहीं ना कहीं हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। लेकिन बाद में इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए और अभी भी डेथ्स, ये भी डेथ्स अच्छी बात नहीं है। 36 बच्चे अभी भी 2020 में रिपोर्ट किया गया है कि वो मर जाते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि आपके कंट्री में एवरेज पॉपुलेशन कितने सालों तक जिंदा है। जैसे अभी इंडिया का चल रहा है 67 ईयर्स, ठीक है, 65 66 67 इसी के बीच में। आई थिंक मेंस का जो चल रहा है वो 64 या 65 चल रहा है, ये फीमेल्स का है। इसलिए देखोगे जो पेंशन वगैरह होता है वो फीमेल्स ही ज़्यादा उठाती हैं, स्ट्रेस भी कम होता है उनको, ठीक है। तो ध्यान रखना है। देखा होगा आपने गांव में अधिकतर जो पेंशन उठा रही है कौन उठा रही है, वुमेन्स उठा रही है। अच्छा, तो और सबसे ज़्यादा किसका देखा गया है, जापान, एबव 100 ईयर्स, यानी वहाँ की जो एवरेज पॉपुलेशन है वो 100 ईयर्स जिंदा रहती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, तभी लोग इतने इतने साल तक जिंदा है, ठीक है। एक फेमस किताब भी है इकिगाई, मैंने तो पढ़ रखी है, आपको टाइम मिले तो आप भी इकिगाई को पढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या सिचुएशन है, पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट बट नॉट गेट द वर्क। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, बस कोई वर्क नहीं कर रहा है, कोई घर में बैठा हुआ है, उसे आप अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 9th, मान लीजिए कोई 9th क्लास का बच्चा है, ठीक है, वो काम करना चाहता है, ठीक है ना, इज रेडी टू वर्क, और ऐसा मार्केट में है कि जो बच्चा 9th पास है उसको हम 10,000 की नौकरी दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और तुम बोल रहे हो कि सर मैं 10,000 का भी काम करने को तैयार हूं, ठीक है। अब इसके बाद भी अगर तुमको ये 10,000 की नौकरी नहीं मिल पा रही है, तब ये क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तब ये क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। अब जैसे मान लो वन ऑफ माई फ्रेंड, जब मैं बैंक में ही था तो उसने फोन किया था, मैंने बोला कि, उसने पूछा जॉब है, बोला हाँ जॉब है, तो ही सेड कि ही वांट्स 40,000 रुपीज पर मंथ, और एक्चुअली उसके हिसाब से उसके पास कोई स्किल्स नहीं थे, मतलब 20,000 ही मिल जाता उसको तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वो बोल रहा है 40,000 जब मिलेगा तभी मैं वर्क करूंगा। तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, बिकॉज जो वेज रेट चल रहा है, जो एग्जिस्टिंग वेज रेट चल रहा है, उसके स्किल्स के हिसाब से वो 20,000 था। आप 20,000 पे काम करते तब आपको काम नहीं मिलता, तब आप अनएम्प्लॉयमेंट आप बोलते। लेकिन आप डिमांड ही कर रहे हो 40,000 मिलेगा तभी वर्क करेंगे, तो यू आर नॉट अनएम्प्लॉयड, ठीक है, क्योंकि आप कुछ ज्यादा ही डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्कफोर्स पॉपुलेशन। वर्कफोर्स का मतलब ही पहले समझ लो। वर्कफोर्स का मतलब है कि 15 ईयर्स से लेकर 59 ईयर्स और इवन 60 ईयर्स तक की पॉपुलेशन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, मान लो अभी का टाइम ले लें, कितने लोग काम कर रहे हैं, उसी को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ टाइम, उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्कफोर्स। इसमें मेंटली रिटार्डेड, फिजिकली हैंडीकैप्ड, ये सारे पर्सन को इंक्लूड नहीं किया जाता है, इनको एक्सक्लूड रखा जाता है, ठीक है। इनको क्या रखा जाता है, यानी इनको वर्कफोर्स की पॉपुलेशन में ऐड नहीं किया जाता है, ठीक है। ऐसे मैंने दे दिया है, मेंटली रिटार्डेड पर्सन, यहां लिख लेना आप लोग, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन भी होते हैं, उनको काउंट हम वर्कफोर्स पॉपुलेशन में नहीं करते हैं, ठीक है। अब कुछ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, लास्ट में मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है। फर्स्ट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल का मतलब क्या है कि सर्टेन सीजन्स जो रहेगा उसमें आप क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है ना।
जैसे मान लो सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के जस्ट बाद का जो सीजन होता है उसमें क्या होता है, आप अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो मेनली ये देखा जाता है, इसका एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, मेनली, ऐसा नहीं है और भी जगह हो सकता है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे नवरात्रा, लेकिन वो सीजन नहीं है, एक सीजन तो प्रॉपर होना चाहिए, सीजन नहीं है इसलिए उसको उस एग्जाम्पल में नहीं रख सकते, लेकिन आप समझ सकते हैं इससे कि नवरात्रे का टाइम जब आता है तो चिकन शॉप्स वगैरह क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, तो वो उस टाइम पीरियड के लिए क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, मोर पीपल इंगेज देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। ये भी अधिकतर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाता है। कैसे, वो बताता हूं। मान लीजिए ये लैंड एरिया है, इस लैंड एरिया में मान लीजिए 5 पर्सन्स काम कर रहे हैं, ठीक है, और जो प्रोडक्शन हुआ है वो 200 kg का हुआ है, ठीक है। आपने इसमें 3 लोग ऐड कर दिए, 8 पर्सन, और अभी भी जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 200 kg का ही है। यानी 3 जो एक्स्ट्रा, कितने पर्सन को आपने ऐड किया था, 3 एक्स्ट्रा पर्सन को जो आपने ऐड किया है उनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके आने या उनके रहने से कोई प्रोडक्शन पे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इन 3 पर्सन को हम क्या बोलेंगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। क्या बोलेंगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड, ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपको यहां मैंने नहीं लिखा है, यहां आप लोग लिख लेना नीचे। ये अधिकतर आपको अर्बन एरियाज में पाए जाते हैं। क्या है, एजुकेटेड पीपल विथ फॉर्मल एजुकेशन डू नॉट फाइंड जॉब्स, यानी उनके पास डिग्री है या वेरियस स्किल्स हो सकते हैं। अर्बन एरियाज में कंपटीशन भी काफी ज्यादा होता है, तो इस वजह से उनको प्रॉपर जॉब्स नहीं मिल पाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो ध्यान रहेगा। नेक्स्ट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसे भी आप समझ लीजिए। वर्किंग बिलो हिज, अंडर है ना, यानी जो आपके पास एम्प्लॉयमेंट है आप उससे नीचे, यानी अपने पोटेंशियल से नीचे का काम कर रहे हो। मान लो मैंने एग्जांपल दिया, कोई पीएचडी पर्सन है, वो क्लर्क की जॉब कर रहे हैं, तो कहाँ उन्हें कॉलेज वगैरह में प्रोफेसर बन के पढ़ाना चाहिए था। अच्छा, आप ये डाटा चेक करोगे आज, ये आपका होमवर्क ही एक तरीके से। यूपी में आई थिंक 10,000 और 12,000 पीपल, आप एक बार चेक कर लेना, 12,000 पीएचडी पर्सन ने सफाई कर्मचारी का जो कुछ वैकेंसी आया था उसको फिल किया था, अप्रॉक्स 12,000 पीएचडी होल्डर्स ने, ठीक है। आगे हम जब पढ़ेंगे तो समझेंगे ये क्या है, वेस्टेज है मैन पावर का। क्या है, यानी जिस पर्सन को कहीं ना कहीं प्रोफेसर होना चाहिए था, जिस पर्सन को कॉलेजेस में पढ़ाना चाहिए था, वो क्या कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी का जॉब कर रहे हैं। यानी जो इतने टाइम तक उन्होंने एजुकेशन लिया उसका कोई बेनिफिट नहीं है ना। मान लो उनके पास इतने सालों का एक्सपर्टीज हो गया है किसी एक सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट को वो पढ़ा सकते थे, उससे ज्यादा लोगों का वेलफेयर होता, स्टूडेंट्स का वेलफेयर होता, लेकिन उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ये छोटा सा काम करना पड़ा है, यानी अपने पोटेंशियल से वो नीचे आके काम कर रहे हैं, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हो क्या क्या रहा है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, वो हम समझेंगे। फर्स्ट क्या है, वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। जाहिर सी बात है, मैन पावर रिसोर्स यानी जो ये मैन पावर था, जैसे पीएचडी का ही एग्जांपल था, ये प्रोफेसर बनते तो कुछ ज्यादा बेनिफिट होता हमारे लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। लेकिन वो क्या हो गया, वेस्टेज हो गया। जाहिर सी बात है, उनका पीएचडी का जो वर्क है या जो भी नॉलेज उन्होंने जो सब्जेक्ट्स में लिए हैं, सफाई कर्मचारी का जब वो जॉब करेंगे तो वो नॉलेज तो काम नहीं आएगा उस प्लेस पे, है ना। सो ये ध्यान रखने वाली बात है। सेकंड है, जो एसेट फॉर इकोनॉमी हो सकते हैं वो क्या बन जाते हैं, लाइबिलिटी। एसेट्स फॉर इकोनॉमी, इसको यहां समझिए, बार बार पीएचडी नाम लेना भी सही नहीं है, लेकिन अच्छा एग्जाम्पल है तो काम आ रहा है। सो पीएचडी मान लीजिए जो पर्सन किए हैं, ये क्या होते हैं हमारे कंट्री के लिए, एसेट, संपत्ति। क्यों, पीएचडी किया हुआ है, प्रोफेसर हैं, पढ़ा रहे हैं अच्छे तरीके से, सो इससे कंट्री का जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, तो ये कंट्री के लिए क्या होते हैं, एसेट। लेकिन इन्हें जॉब नहीं मिली, मान लीजिए वहां तो सफाई कर्मचारी का फॉर्म अप्लाई किया था ना, उतनी वैकेंसी होगी कि नहीं होगी, तो बहुत लोगों को जॉब्स नहीं मिले होंगे, तो जिनके पास जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, अब वो क्या हो गए, कंट्री के लिए कहीं ना कहीं लाइबिलिटी हो गए। अब कंट्री को उनके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, या फिर कंट्री अगर कुछ नहीं भी सोच रही है तो उनकी जो फैमिली है, उनके घर में जो अर्निंग मेंबर्स होंगे उन पे डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, है ना। जैसे मान लो
उनके घर में उनके फादर अर्न कर रहे हैं, बाद बाकी 5 लोग अर्न नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन भी तो अब इसी में काउंट हो रहा है, अनएम्प्लॉयड में। तो इस सिर्फ एक पर्सन पे बर्डन बढ़ गया ना। वो तो सोचे होंगे उनके फादर की कुछ अर्न करेगा तो घर का फायदा होगा, अगर ये अर्न करते तो 2 अर्न करने वाले हो जाते हैं, लेकिन ये भी अर्न नहीं कर रहे तो सिर्फ एक आदमी पे क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, इकोनॉमी पे काफी ओवरलोड बढ़ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन जो वर्क कर रही है तो उन पे प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि वो जो उनके फादर थे, मैंने अभी एग्जांपल दिया, वो तो वर्किंग पॉपुलेशन में है, 15 से लेकर 59 तक की उनकी एज होगी, वो वर्क कर रहे हैं, तो उन पे क्या हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जो रूरल एरियाज में होता है, जो मैंने बताया, जितने पीपल्स की जरूरत है उससे ज्यादा लोग इंगेज हैं वर्क में, इससे क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे पॉवर्टी की तरफ जा रहे हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा है। देखो आप यहाँ पे पढ़ लिए ना, इसलिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ रूरल एरिया में, मैंने वो जो एग्जांपल दिया था, 5 लोग हैं, अब लेके चलते हैं 3 लोग थे, 200 केजी उग रहा था, अब आपने पूरे फैमिली मेंबर्स को इसमें लगा दिया, 5% को लगा दिया, अभी भी 200 केजी है, लेकिन आप सोच ही नहीं रहे हैं कि 2% को मैंने इंडल्ज कर दिया है सेम एक्टिविटी में, एग्रीकल्चर की एक्टिविटी में, है ना। आपको ये सोचना चाहिए, 2 इंसान को बढ़ाया तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ रहा है तो उस 2% को मैं कोई और काम दे दूं या कोई और काम करने के लिए बोलूं, एग्रीकल्चर में इंडल्ज करके ना रखूं, ठीक है ना। इससे क्या हो रही है, पूरी की पूरी फैमिली जो है वो पॉवर्टी की तरफ जा रही है, ठीक है। तो रूरल एरियाज में काफी ज्यादा ये देखा जाता है। नेक्स्ट है, इंडिया का सिनेरियो देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो जॉब्स प्रोवाइड, यानी बहुत सारी जो पॉपुलेशन, अब तो बहुत घट गई है, लेकिन पहले के टाइम पे, आजादी के टाइम पे देखते तो एग्रीकल्चर में पहले 85% पॉपुलेशन थी, बाद में ये घट के 75% हुआ है, और धीरे धीरे अब डिक्लाइन ही जा रहा है, क्योंकि अब फार्मर के बच्चे तो फार्मर बनना चाहते नहीं है, वो भी चाहते हैं कि टर्शरी सेक्टर के जॉब्स को ले, ठीक है। सो आप ये देखिए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होने लगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये बात उन्हें भी समझ में आने लगी। अब यहाँ के जो पीपल थे, एग्रीकल्चर के जो पीपल थे, वो चले गए इंडस्ट्रीज में वर्क करने के लिए, ठीक है। और इंडस्ट्रीज में भी एसएसआई, एसएसआई क्या होता है, इधर देख लो आप, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एसएसआई का फुल फॉर्म होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल है ना, यहाँ पे लेबर का ज्यादा यूज होता है, मशीन्स का यूज कम होता है। अब लेबर का ज्यादा यूज होगा तो क्या होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। देखो बुक में बस दिया हुआ है आपके कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, लेबर इंटेंसिव होता है, तो लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिला। बस मैं आपको पॉइंट ऐड करवा रहा हूँ, तो हमारे कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा हो नहीं पाया है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर छोड़ के जब इंडस्ट्रियल सेक्टर में गए तो इंडस्ट्रीज में भी जॉब नहीं है, भीड़ है वहां पे भी, तो मेजॉरिटी सेक्शन सब किस तरफ भागने लगे, टर्शियरी सेक्टर में। और टर्शियरी सेक्टर है भी बहुत बड़ा, हर एक चीज आप देखोगे वो टर्शियरी सेक्टर में आता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ जिससे समझ में आ जाएगा आपको, ये 10th में भी आपका यूज हो जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी इंडस्ट्री लगा दी, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर है, ये रोड्स वगैरह है, ठीक है। अब क्या होगा, इस इंडस्ट्री को लगाया है तो यानी मान लो अलग अलग टाइप के लोग आए होंगे, कुछ लेबर्स टाइप के लोग होंगे, कुछ ऑफिसर्स, कुछ इंजीनियर्स, ठीक है। इन सब के लिए फूड चाहिए होगा, तो यहाँ पे मार्केट्स डेवलप होंगे, इनको क्लोथ चाहिए होगा, ये अपने बच्चे को लेके आए होंगे तो रेंट पे रहने के लिए रूम चाहिए होंगे, बच्चे हैं तो इन्हें एजुकेशन चाहिए यानी स्कूल होगा, बच्चे हैं तो आपस में लड़ाई वगैरह कर सकते हैं, सर फोड़ सकते हैं एक दूसरे का, तो हॉस्पिटल भेजना होगा, अगर ज़्यादा सीरियस मामला है तो एफआईआर होगा तो पुलिस स्टेशन होने चाहिए, केस अगर हो गया तो कोर्ट्स होने चाहिए, है ना। अच्छा, इनके फादर को पेमेंट वगैरह भी तो मिल रहा होगा तो बैंक्स होने चाहिए, इंश्योरेंस, ये सभी सेक्टर किस में आ रहे हैं, सब टर्शियरी सेक्टर के ही हैं, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, इसलिए किसी छोटे से एरिया में आप इन्वेस्ट करते हैं ना तो वहां पे बहुत तरीके के जो टर्शियरी एक्टिविटीज हैं या सर्विसेज है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, एक विलेज की स्टोरी दी हुई है, क्या है, वहां पे हर फैमिली क्या कर रहे हैं, अपने लिए क्लोथ्स बना रहे हैं, यानी पहले तो वो अर्न कर खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और वो अपने फैमिली को अच्छे तरीके से फीड कर पा रहे हैं, और वो लोग अपने क्लोथ्स खुद बनाते हैं और अपने बच्चे को भी खुद पढ़ाते हैं, ठीक है। एक बॉय है जिसने क्या किया,
जो पढ़ाई करने के लिए एक एग्रीकल्चर कॉलेज में चला गया, एग्रो इंजीनियरिंग, और फिर उसने वहां से आने के बाद उसने एक टाइप ऑफ प्लग बनाया, इंप्रूव टाइप ऑफ प्लग, जिससे क्या हुआ, यील्ड, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में उपज, उपज बढ़ने लगी। ठीक है ना, यानी मान लो किसी एक खेत से जब 200 केजी हो रहा था, अब 400 केजी होने लगा। जैसे ही 400 केजी हो गया यानी 200 केजी एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया तो उसको क्या कर दोगे आप, सेल करोगे, सेल करोगे तो क्या मिलेगा आपको, प्रॉफिट मिलेगा। तो सोल्ड द सरप्लस, और उससे क्या मिलने लगा, प्रॉफिट मिलने लगा। अब इन लोगों ने देखा कि एक बच्चा सिर्फ बाहर कॉलेज गया, पढ़ के आया, और वापस आने के बाद उसने गांव में कितना बड़ा चेंज ले आया। तो अगर हमारे भी बच्चे पढ़ेंगे तो क्या हो सकता है, गांव की जो हालत है जैसी भी है वो और ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया पंचायत को कि हमारे यहाँ एक स्कूल ओपन किया जाए। ठीक है, और उन्होंने बाहर से टीचर को रिक्रूट किया, और जो क्योंकि ये क्लॉथ तो बना रहे थे, उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू किया अपने डॉटर्स को कि आप टेलरिंग का काम करो। जितना ज्यादा आप टेलरिंग का काम करोगे, आप चीजों को बाहर सेल भी कर सकते हो, है ना। सो ये गांव में आप क्या देख के सीख रहे हैं, इन्होंने फोकस किस पे किया, अपने ह्यूमन कैपिटल पे, यानी एजुकेशन पे, स्किल्स डेवलपमेंट पे, और इनका गांव धीरे धीरे क्या होने लगा, इंप्रूव होने लगा। ठीक है, सो ह्यूमन कैपिटल बहुत नीडेड है। एक और मैं आप लोगों के लिए एक पॉइंट बता रहा हूं, अब ये चीज ध्यान रखिएगा, आगे काम देगा आप लोगों को। जो स्किल्स भी होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। एक तो जिसमें हो जाता है कि जिसके पास स्किल्स हैं तो उनको हायर पे मिलता है, ये आपने अभी ऊपर पढ़ा। अनस्किल्ड लेबर भी होता है, सॉरी यहाँ स्किल नहीं, लेबर। लेबर क्या होता है, स्किल्ड होता है या अनस्किल्ड होता है या मैनुअल भी बोलते हैं। ठीक है, मैनुअल लेबर, मैनुअल लेबर का मतलब क्या है, जहां दिमाग की जरूरत नहीं है, जहां स्किल्स की कोई नीड नहीं है, नो स्किल्स नीडेड। एग्जाम्पल के लिए याद रखो, मान लो मैं आपको 2 ईंट दे दूं और बोलूं कि इसे 3rd फ्लोर पे पहुंचाना है, क्या इसमें कोई स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, नहीं, बस आप ठीक ठाक होने चाहिए जो 2 ब्रिक्स का वेट उठा लें। तो जब इसको आप लेके ऊपर लेके जा रहे हैं तो इसमें कोई स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अब जो पॉपुलेशन है वो इन दोनों में बटी हुई नहीं है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है वो इन दो का चल रहा है, एजुकेटेड, और या तो बोल दोगे मोर एजुकेटेड। मोर का मतलब ये नहीं है यहां पे, या मैं लिख दे रहा हूं, प्रैक्टिकल नॉलेज। जैसे बहुत लोगों के पास मैं देख रहा हूं डिग्रीज वगैरह तो हैं, बहुत डिग्रीज पड़ी हुई हैं, लेकिन उस डिग्री के बेसिस पे वो कुछ अर्न नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है ना। अब वही पैसे ज्यादा कमा रहे हैं, अभी का टाइम के हिसाब से बता रहा हूं, बुक्स काफी ओल्ड फॉर्मेट में है। अभी वही पैसे ज्यादा जो कमाएगा जिसके पास ठीक ठाक डिग्री हो, और डिग्री से ज्यादा उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज हो। क्या हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हो, या कोई अच्छा स्किल्स हो जिसका डिमांड मार्केट में चल रहा हो, वो बहुत पैसे अर्न करेंगे। ठीक है ना, इसलिए कोशिश करना है कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, जैसे मैं एक अच्छा एग्जांपल आपको और लेता हूं, मेरे ही केस से एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे 2019 या 20 में, हाँ 2020 में मैं मास्टर्स ही कर रहा था, मेरे पास कोई बीएड की डिग्री नहीं थी। फिर मैंने प्लान किया कि मैं 2021 में एडमिशन लूंगा बीएड की डिग्री, तभी मैं स्कूल्स वगैरह में अप्लाई कर सकता हूं, पढ़ा सकता हूं। तो मैंने इंतजार नहीं किया, मैं 2020 में ही, और इनफैक्ट मुझे लगता है 2019 के ही लास्ट में मैंने क्या कर दिया था, स्कूल्स में अप्लाई कर दिया और स्कूल्स ने मुझे रख लिया। ठीक है, अब स्कूल ने मुझे रख लिया तो मैंने जो एडमिशन लिया है वो 2021 और 23 में खत्म किया है, 2 साल का कोर्स होता है, यानी 19 से लेकर 21 तक का मेरा एक्सपीरियंस हो गया। बीएड जब तक कंप्लीट हुआ तो आप देख सकते हो अप्रॉक्स 4 इयर्स का टाइम हो गया, यानी मेरे पास 4 इयर्स का प्रैक्टिकल नॉलेज आ गया, है ना। थ्योरेटिकल नॉलेज मैंने बाद में लिया है। तो साथ साथ आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा ध्यान दो, स्किल्स ऐड करने पे ध्यान दो। ठीक है ना, डिग्रीज आप बाद में भी ले सकते हो, या डिग्रीज का उतना ज्यादा कोई एसेंस होता नहीं है लिटरल लाइफ में। ठीक है, तो इस चीज पे फोकस करना है इन फ्यूचर भी। ठीक है, सो आई थिंक यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, द एंड। सो कोई भी डाउट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, नोट्स आपको टेलीग्राम वगैरह पे मिल जाएगा। मैं एक्चुअली अपडेट करना भूल जाता हूँ बार बार,
और कोई क्वेरी रह गई हो, ठीक है ना, अदर क्वेरी, अदर जैसे मान लो स्टूडेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपको, फोकस नहीं कर पा रहे हो, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना है ना, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के पर्सनल आईडी पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जो स्टडी रिलेटेड डाउट होगा ना वो जो दूसरा लिंक है, जो इस चैनल का लिंक है, उस पे करना, ठीक है। सो बाद बाकी शेयर कीजिए, मन लगा के पढ़िए, कोई भी दिक्कत हो आप मैसेज कीजिए, ठीक है ना। आई एम रेडी टू हेल्प यू, ठीक है। सो बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं।